तो है देयर अगेन, वेलकम बैक इन इनथ्यूज क्वांट चैनल। और आज हम एयूसी देखेंगे, मतलब एरिया अंडर कर्व देखेंगे। ठीक है, हमने बात करी हुई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो कि अभी हमने खत्म किया। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ये बताया कि हमारे पास एक, हमने अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है हमारे पास कि किसी भी हमारे पास कोई सा भी कर्व हो, उनके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमने उसके इंट्रोडक्शन में ये भी बात करी हुई थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास अलग कैसे हो जाता है एरिया अंडर द कर्व के। ठीक है, आपको क्लियर होगा। हमने ये भी बताया हुआ था कि उसमें हमारे पास जो भी एरिया अंडर कर्व होता है उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सारा निगेटिव जा रहा है उसका मॉड दे देते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट में हमेशा स्क्वायर आता है, और स्क्वायर जिसकी यूनिट में आ जाए या फिर कहीं पे भी स्क्वायर आ जाए तो उसकी डोमेन से निगेटिव चीज़ तो हट ही जाती है, लेकिन जीरो आ सकता है। ठीक है, लेकिन जीरो को भी हम नहीं लेते हैं। ठीक है, वो तो अलग सी बात है हमारे पास, वो तो एक्स स्क्वायर की बात होगी। खैर, जब हमने वो सब देख लिया, हमने डेफिनेट में देखा हुआ था कि उसको हम डायरेक्ट अलजेब्रिक तरीके से ऐड कर देते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे दो मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, एक तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड और दूसरा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। हॉरिजॉन्टल में y आ जाता है हमारे पास, और कैसे हमारे पास y वेरी करता है लिमिट टू लिमिट, जब हमारे पास स्ट्रिप जो होती है वर्टिकल आ जाए या फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाए। ठीक है, तो एरिया निकालना सीखेंगे हमारे पास अच्छे से इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने जिस भी चैप्टर उठाए हुए हैं उस चैप्टर का हमेशा हमारे पास इंट्रोडक्शन अच्छे से लिया हुआ है, डीपली लिया हुआ है, ताकि आपको रियल लाइफ से भी रिलेटेड हो जाए हमारे पास कि इस तरीके कैसे हम यूज़ करते हैं और ये रिलेटेड कैसे आ जाती है। ठीक है, तो हालांकि आप बात करो तो इंडेफिनिट की बात करेंगे आप जनाब, या फिर किसी एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे, ये हमारे पास साइंटिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा प्रूविंग होती है। जैसे कि हमने बताया हुआ था कि डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ हुआ था 1996 में, जब एक हमारे पास एक उसको क्या बोलेंगे हम, एक उसको एक मेटलॉइड हमारे पास टकराने आने वाला था हमारे पास, तो कैसे उसको प्रिडिक्ट किया था ये भी हमने बताया हुआ था आपको। खैर, यहाँ से अगर बात करने जाए तो एरिया अंडर द कर्व का रियल मीनिंग क्या है हमारे पास, रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है हमारे पास। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व में आप रियल लाइफ का मीनिंग ये, जैसे भी हमने कोई सी भी दो इक्वेशन देख ली हमारे पास। ठीक है, साइंटिफिक या फिर इसरो में बात करें या नासा में बात करें, तो का यूज़ है हमारे पास। ठीक है, तो जनाब आपके पास कोई सी भी दो इक्वेशन आपके पास मिल गई। ठीक है, साइंटिफिक दो इक्वेशन मिल गई, आपने उसका कर्व बना लिया हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में आपने दो कर्व बना लिया हमारे पास इस तरीके का। किसी ने आपको दे दिया हमारे पास कि हाँ कोई सी भी कर्व आपको इक्वेशंस मिली, आपने इस तरीके का कर्व बना लिया। हम थोड़ा सा एक सैंपल लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जिस दिन ये पता चली है जनाब, तो वहाँ से अगर टाइमिंग आपको पता चली कि हाँ ये टाइमिंग हमारे पास, ये हमारे पास कोई सा भी टकराने का जहाँ पे कहाँ पे जाके कोलाइड करेंगे हमारे पास, तो वहाँ से टाइमिंग एक तो इस तरीके हो सकता है कि जैसे कि यहाँ से ए टाइमिंग से लेके बी टाइमिंग के बीच में कहीं ना कहीं कोलाइड करा सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यानी ए से लेके बी तक के बीच में सब कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इतने का एरिया पता करना होगा कि अगर ए से लेके बी तक के बीच में ये दोनों चीज़ या फिर कुछ भी कर्व बन रहा है हमारे पास, तो कहाँ पे इनको कोलाइड करेंगे हमारे पास, कहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे हमारे पास। तो कहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, मतलब ये तो पता है कि ए से लेके बी तक इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे हमारे पास, इसके बीच का एरिया कैसे निकलेगा। तो जनाब जितना ये हैश टैग आपके लिए बना है, हैश टैग मतलब थोड़ा सा सेडेड पार्ट ये कर रहे हैं, तो जनाब इसके बीच का या एरिया हमें पता चल जाएगा। और ये एरिया कैसे पता चलेगा, एयूसी से, एरिया अंडर द कर्व से। और एरिया अंडर द कर्व से इसके भी तीन मेथड होते हैं, हालांकि ये तो बिल्कुल ही बाहर चला गया आपके सिलेबस से कि इसके भी मेथड होते हैं। हाँ, एरिया अंडर कर्व, लेकिन हमारे पास जो भी सिलेबस है और जो भी अच्छा मेथड है तो वो हमारे पास है इनडेफिनेट का, मतलब इस तरीके का जो भी हम देखेंगे कि दो कर्व के बीच में और यहाँ से लिमिट दे दी जाएगी। यहाँ पर जो मेथड हमारे पास सिलेबस में ना, यही एग्जैक्ट मेथड है हमारे पास। एग्जैक्ट कह सकते हो, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट कह सकते हो आंसर आता है। क्यों अप्रोप्रिएट क्यों आता है उसकी भी बात करें, पर एग्जैक्ट क्यों नहीं आता वो भी देखेंगे। ठीक है, आप समझ गए, यानी कह सकते हो दो भी क्वेश्चन होगी। क्यों ये अच्छा इस वजह से क्योंकि रफ सरफेस में भी यहाँ पर सरफेस लिख दें हमारे पास, क्यों आगे रफ दे सरफेस। रफ सरफेस का मतलब जैसे कि हमें अभी तक आप किसी का भी एरिया निकाल लोगे, जिस तरीके का अगर हम बात करने जाए एरिया निकालने में, आप स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे, रम्बस का एरिया निकाल लोगे, हमारे पास सर्कल का एरिया निकाल लोगे, लेकिन उसका क्या जिसका हम एरिया हमें पता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे दो इस तरीके के जो कर्व बन रहे हैं, इनके बीच का एरिया तो हमें पता ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, एयूसी से मेथड से, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के बीच में जो भी एरिया बनता है उसके बीच से। ठीक है, यानी रफ सरफेस में एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, एयूसी से। आपको रियल मीनिंग समझ में आ गया जनाब, कैसे निकालोगे आप। ठीक है, जिस दिन यहाँ बढ़ जाते हैं हमारे पास, तो एक दिन लिया कि अगर हम शॉर्ट में लिखे क्या, एरिया बिटवीन, जैसे कि बात करें आप एरिया बाउंडेड बाई, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखे क्यों इतना बड़ा बड़ा लिया, एबीबी का मतलब याद रखिएगा हमेशा,
एरिया बाउंडेड वाई, ठीक है। अगर बात करें हमारे पास किसी ने फंक्शन हमारे पास एरिया एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स है, ठीक है ना साहब, और हमारे पास बात कर रहा है हमारे पास कि x की जो भी लिमिट है, जो x की वैल्यू, इसी तरीके आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कि जो भी x की वैल्यू है ये कह रहे होगा कि x से लेके b तक के बीच में है, जैसे कि ये दिया हुआ था, उस पर कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस तरीके आपके पास एक फॉर्म होती है, लेकिन इसको हम समझ चुके हैं, इसको डेफिनेट में कैसे लिख देते हैं कि अगर कोई भी कल को ये देगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है ये x की जो भी वैल्यूज है ये वैल्यूज है। और इसमें बात करें हम कैसे इंडेफिनेट में कहा था, ये भी जो वैल्यूज होती है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे dx लिखा हुआ है, तो ये x की वैल्यू हमने बताया था कि यहाँ पे dx d के साथ जो भी लिखा होता है वो इसकी वैल्यूज होती है हमारे पास। तो नीचे हमारे पास लोअर वैल्यू, ऊपर अपर वैल्यू, तो ये जो वैल्यूज आई ये किसकी है, x की वैल्यू। कल को यहाँ पे d की जगह dt होता, dt मतलब d के साथ मल्टीप्लाई में t होता, तो ये वैल्यू किसकी होती है, लिमिट t की वैल्यूज होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाने जाए, वो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के ग्राफ हो गया। अगर उसका ग्राफ असली प्लॉट करें हमारे पास, तो मान लिया हमारे पास ये इस तरीके का ग्राफ बना, ठीक है। यहाँ से आप इसको अगर ड्रॉ करें हमारे पास कि ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये ए की वैल्यू है, और कुदरत ने हमें ये वैल्यू जो दी है वो बी की वैल्यू दी है, ठीक है। अब हमारे पास ए से लेके बी तक के बीच का एरिया फाइंड करना है, ओके जनाब, ठीक है। इसके ए से लेके बी तक का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो एयूसी का मेथड कहता है, ये कहता है हमारे पास कि आप एक स्ट्रिप ले लो, बहुत ज़्यादा निहायती छोटी नहीं, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, तो लोग उसको स्ट्रिप मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो स्ट्रिप होती है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म को। अब रेक्टेंगुलर का फॉर्म का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल मतलब समझते, रेक्टेंगल एल इंटू बी, वही वाला रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसका एयूसी का मेथड जो कि आप नहीं समझ में आया क्या, जो भी मतलब हमें आप तो समझ में ही आएगा। तो जो भी एयूसी का मेथड ये कहता है हमारे पास जो भी सरफेस है, जैसे कि कोई सा भी कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व आपके पास प्लॉट होता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जैसे इसके बीच का आपके पास कोई कहते हैं एरिया निकालने के लिए, इन दोनों सरफेस मतलब दोनों कर्व के बीच में, क्योंकि इसका नाम ही एरिया अंडर द कर्व्स, ठीक है। तो जो भी इसका मेथड ये कहता है कि आपने एक तो अगर आपने जहाँ पे देख लीजिए कि एक जो वैल्यू यहाँ पर स्टेप है उसी का एरिया निकाल के पूरे मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट मैथड जो डेप्थ में आप जाओगे, कैमरा फिर नहीं सही बोल रहा, यहाँ पे जो आप एग्जैक्ट में जाओगे तो इसका मतलब जैसे कोई सा भी एरिया आपसे कोई कहते हैं यहाँ से ए से लेके बी तक के बीच का एरिया फाइंड करो, तो इसका मतलब ये कहना है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप, जैसे कि नहीं आपने और देखा होगा कभी कभी अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो इसे पैकेट दिखने लगते हैं इस पैकेट जब आप 144 पिक्सल देखो या फिर थोड़ा ख़राब नेट नहीं चलता, ऐसे जो वीडियो क्वालिटी होती है वैसे पैकेट में दिखने लगता है आपके पास, ठीक है। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है कि जितना भी एरिया है ना, ये इन्फिनाइट नंबर बस इसमें आप तोड़ दो हमारे पास कितने स्ट्रिप में, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर स्ट्रिप में आप तोड़ दो, ठीक है। जितने इसमें ब्रेक कर दो यहाँ पर, जितने भी आप अगर स्ट्रिप का एरिया निकाल लोगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास पूरे एरिया निकल आएगा, ठीक है। सबको रख के ऐड कर दो हमारे पास, और इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है हमारे पास क्या, सम अप करना, ठीक है। जैसे अब देखो इन्फिनाइट नंबर ऑफ हमने बना दिया हमारे पास, ठीक है, ये एक दिन पूरा भर जाएगा हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इन्फिनाइट नंबर आपने स्ट्रिप बना दी, इन सबका एरिया जोड़ दोगे, एक आपने एक स्ट्रिप निकाल ली, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, और एक स्ट्रिप का एरिया कैसे निकाल, एल इंटू बी से, ठीक है। और बाकी जितने भी हो सबको इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है। तो अगर एक का एरिया आपने निकाल लिया और इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि सबका सम अप कर दिया। गॉट इट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। आपने क्या निकाला कि अगर हमने कहा अगर एक स्ट्रिप का आपने एरिया निकाल लिया एल इंटू बी से, और इंटीग्रेशन तो करना ही है हमारे पास क्योंकि चैप्टर ही इंटीग्रेशन का है, तो एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया और इंटीग्रेशन आपने कर दिया जनाब, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, जितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप इसमें भरी जाएंगे हमारे पास उस सब का टोटल एरिया आ जाएगा। अब आप समझ गए, तभी तो आप क्वेश्चन आप देखोगे कभी इन्फिनाइट नंबर ऑफ थोड़ी ली जाती, एक स्ट्रिप ली जाती, और एक स्ट्रिप का एरिया कोई बता पाएगा तो बहुत सही बात है, नहीं बता पाया तो एल इंटू बी से निकालना है। यानी लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, इतनी लंबाई आप बता दो, इसकी लंबाई हो जाएगी वाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सरकार, वाई हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी यानी विड्थ इसकी कितनी हो, डी एक्स। तो यानी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो भी एरिया होगा साहब वो कितना होगा, डी मतलब वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। आपसे कोई पूछता है कल को क्या कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप ये बता दोगे। यानी हमने कहा एक स्ट्रिप का आंसर कितना आएगा, एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी की जगह एक स्ट्रिप का आंसर कितना आएगा, एल इंटू बी की जगह निकालो वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि लेंथ इसकी कितनी होगी वाई और विड्थ कितनी होगी डी एक्स। तो अगर इसको हमने फिर कहा अगर एक स्ट्रिप का आंसर आ गया, इंटीग्रेशन कर दोगे सब स्ट्रिप का आंसर आ जाएगा, जितनी भी स्ट्रिप उस ए से लेके बी तक के बीच में फॉर्म होगी, जितनी भी स्ट्रिप ए से लेके बी तक के बीच में फॉर्म होंगी उसका अगर एक का अगर हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया सबका आंसर आ जाएगा, ए से लेके बी तक के बीच में जितनी स्ट्रिप रखी जाएंगी। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका साहब,
इसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि एक स्ट्रिप का आप इंटीग्रेशन करोगे, एक स्ट्रिप का अंदर कितना, एक स्ट्रिप का एरिया का इंटीग्रेशन करोगे सब समाप्त हो जाएगा। तो स्ट्रिप का एरिया कितना है, y मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ठीक है साहब, ठीक है, ये हुआ क्या इसका आंसर, और ये हुआ इस कर्व का हमारे पास एरिया, ये निकल आया। और हमने कहा हुआ ये जो x होता है ना, इसी की वैल्यू यही होती है ये। ठीक है, कल यहाँ पे t होता है तो t की वैल्यूज होती है। अब इसको आप पुट कर दोगे हमारे पास y की जगह हमारे पास fx दिया गया था, तो कहानी घूम फिर के वहीं आ गई। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई हमारे पास? बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हमने आपको समझ दिया ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल कि हमने काफ़ी अच्छा आपकी तरफ से जो कोशिश की थी वो हमने काफ़ी हद तक सही कर ली। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे हमारे पास क्या कि कौन सी स्ट्रिप कैसी रखी है, हॉरिजॉन्टल रखी है कि वर्टिकल रखी है। ओके, यानी ये वर्टिकल रखी है ना, देखो वर्टिकल रखी है। तो लोग इसको अलग नाम से भी बोल देते हैं हमारे पास, क्योंकि कभी कभी ये हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है, हॉरिजॉन्टल भी आता है, स्ट्रिप मतलब वर्टिकल भी अभी इसमें वर्टिकल आती है। कल को मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ किसी ने दे दिया, तो जनाब ये जो स्ट्रिप है ना ये आपको हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, तो ये इसको जो जब भी हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप रहेगी तो इसका नाम क्या देते हैं, वर्टिकल, यानी वीसी वर्टिकल, सॉरी वीएस आएगा ना, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। और कल कोई हॉरिजॉन्टल आ जाएगा उसका मतलब क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। लेकिन मेथड अलग अलग है, जाहिर सी बात अलग अलग जगह लगते होंगे, हाँ साहब, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अलग लगाना है, कब ये वाला लगाना है, कब ये लगाना है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको आपके जो सिलेबस में ना अधिकतर क्वेश्चन वर्टिकल लाइन वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ये है, लेकिन कब लगाओ कब, तो इसमें आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। लेकिन आपके सिलेबस में फंक्शन चैप्टर में ग्राफ बनाना सिखाया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं ग्राफ बनाना। तो निहायती आपको ये समझ लेना कि इतना डेप्थ का क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? अगर आपके पास ग्राफ वहाँ पे फंक्शन ग्राफ लगा सिखाता को बोलता, ठीक है, तो आपको आज ग्राफ पूछ लेता, क्योंकि आपने वहाँ पे उसने सिखा दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ डिस्कस तो करेंगे। ठीक है, तो यानी इसको कब ऐसे बनाया जाता है, कब वर्टिकल कब हॉरिजॉन्टल? तो वर्टिकल कब बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल कब बनाया जाता है? जब ग्राफ हमारे पास, जब इसमें तो ग्राफ समझ में आ जाए कि नहीं वर्टिकल से तो नहीं हो पा रहा, तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल से होगा। जब ये ग्राफ इस तरीके बने तो लोग हमसे आपको बता दें कि नहीं भाई साहब इसमें तो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। कल को ग्राफ अगर इस तरीके से बने तो नहीं, इसमें तो वर्टिकल थोड़ी बनेगा, सॉरी इसमें हॉरिजॉन्टल थोड़ी बनेगा, इसमें तो वर्टिकल ही बनेगा। तो ग्राफ देख के डिसाइड करना पड़ता है कि वीएस मेथड लगेगा कि एचएस मेथड लगेगा। ठीक है, एचएस और वीएस में थोड़ा सा हम उसको साइड में रखते हैं, इसमें थोड़ी सी और भी चर्चा करने हमारे पास, थोड़ा हॉरिजॉन्टल के बारे में हम थोड़ी सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो जनाब, चाहे हमारे पास वर्टिकल हो, स्ट्रिप हमेशा ट्रायंगुलर फॉर्म में ही रहेगी, ट्रायंगुलर नहीं मैं रेक्टेंगुलर। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पास किसी यहाँ पास दिया क्या, दो लाइन दिया, यहाँ पर ए दिया और ए उसने दिया बी, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से इसके बीच में कोई सभी कर्व दिया, कर्व यहाँ पास उसने ये दिया, और ये जो लाइन जनाब ये जा रही है ना, इसको थोड़ा बढ़ा देती है, कैसी, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये ए से लेके बी तक का एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया निकालोगे आप, ये वाला ना, ये जो हैज बने हैं ये पूरा एरिया निकालोगे। लेकिन हैज तो आपने बना दिए, देखिए इसके बीच में स्ट्रिप भी तो डालनी पड़ेगी। हाँ साहब बिल्कुल स्ट्रिप निकालनी पड़ेगी। अभी कैसी स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो कितने लोग ये बता पा रहे हो कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? अभी लेट गया ना साहब, तो इसकी विड्थ कितनी है, अब इसकी लंबाई कितनी है? अभी खड़ा हुआ था मतलब इसकी स्ट्रिप जो भी लंबी थी, जो वर्टिकल था उसकी पूरी की स्ट्रिप वाई थी, तो ये लेटा हुआ तो इसकी लेंथ हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में लेकर। अच्छा ये कहना चलो अगर वर्टिकल है तो वाई एक्सिस में खड़ा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ है तो इसकी हाइट वाई हो गई। कल को अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें एक्स एक्सिस आ गया ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। विड्थ कितनी हो जाएगी, डिवाई यार, सॉरी हाँ डिवाई रहेगी यहाँ पास। ठीक है, अब एक चीज़ याद रख लो, जो कि मैं सब लोग बात बताते हैं, जाहिर सी बात है हम पहले बताते हैं। कोई ऐसे पूछे वी एस का क्या मतलब होता है, तो आप कहते हो वर्टिकल स्ट्रिप। और वर्टिकल स्ट्रिप में जनाब आप ये याद रखिएगा, जो भी लिमिट चलेगी ना वर्टिकल स्ट्रिप में, वो किसकी चलेगी, वर्टिकल स्ट्रिप पे यहाँ पर लिमिट चलेगी एक्स की। तो अभी देखो जो भी आपने क्वेश्चन किया होता है यहाँ पे dx आ रहा था, ठीक है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है dx, डी के साथ जो भी वैल्यू होती है उसी की तो लिमिट होती है। ठीक है, और अगर एच एक्स की कोई पूछे तो एच एस में किसकी लिमिट चलती है हमारे पास, तो कहते हैं ना वाई की लिमिट चलती है।
यानी वाई की लिमिट चलती मतलब यहाँ पे डिवाई चलेगा क्या? हाँ सर, यहाँ पे डिवाई चलेगा। और यहाँ पे जो कल को इंटीग्रेशन के साथ साथ जो भी लिमिट चलेगी, जैसे यहाँ पे चलो 5 से थीटा से लेकर 5 तक हमने मान लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसकी चलेगी? वाई की चलेगी। ठीक है, हमने बताया जो दिया इनडेफिनेट में बताया था और आज यूज आ रहा है, जो भी डी के साथ लिखा रहेगा वो उसकी लिमिट चलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आएगा। यानी आपको आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको अगर हमें लिमिट एरिया निकालने जाएंगे इसका, तो कह सकते हो ए से लेके बी तक। हाँ, अब इसको हम क्या माने? अब ये किसकी वैल्यू है? अगर आपसे कोई पूछे ये जो लिमिट आई किसकी वैल्यू है, इसको ए मान इसको बी मान लो। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आई है साहब? ये किसकी वैल्यू है? ये भाई साहब वाई की लिमिट की वैल्यू है। यानी आप कहना चाहिए यहाँ पे एक्स डॉट डिवाई लिखा जाएगा। हाँ, यानी ये जो वैल्यू है ये सब किसकी लिमिट है? अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात करें तो लिमिट किसकी चलेगी? वाई की लिमिट चलेगी। वाई मतलब क्या? ये जो लिमिट हमारे पास दी गई कहाँ से कहाँ तक निकालोगे? एक्स में क्या, वर्टिकल में क्या हो रहा था, ग्राफ को इस तरीके बन रहा था, तो कहाँ से कहाँ तक झूम रहा था? यहाँ से यहाँ तक झूम रहा था। यानी देख पा रहे हो ये हॉरिजॉन्टल को काट रहा है, ना कि यहाँ पास वाई एक्सिस को काट रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो किसको कट अप कर रहा है? कट अप नहीं, कटप्पा सॉरी, कट अप कर रहा है किसको? वाई एक्सिस को कट कर रहा था, जिसको जहाँ पे जो लिमिट कट करेगी उसी की तो लिमिट होगी। यहाँ पे एक्स को कट करेगी वर्टिकल वाले, तभी एक्स की लिमिट आती है। यहाँ पे किसकी लिमिट कट कर रही है हमारे पास? तो कह सकते हो किसकी लिमिट कट कर रही है? वाई में वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो किसकी लिमिट आ जाएगी? वाई की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, आपसे बड़ा तो होशियार कोई है नहीं। अगर आपको समझ में आएगा साहब तो आपसे बड़ा कोई होशियार नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी हम ज्ञान की बातें भी कर लेंगे। कल को जनाब हमारे पास जैसे हमने डेफिनेट में एज यूजुअल बात करी हुई थी, ये कल को हमारे पास किसी ने ये वाला क्वेश्चन दे देता है तो हमने कहा था ये डेफिनेट है तो आप रख के ऐड कर दो, ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा, तो आप रख के उसमें इनडेफिनेट में क्या कर दे आराम से उसको, ये इसको यहाँ पे स्ट्रिप बनाओगे। क्यों अलग अलग स्ट्रिप बने? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप पूरे मूव ऑफ नहीं कर सकती, इसमें अलग स्ट्रिप बनेगी, इसमें अलग स्ट्रिप बनेगी, क्योंकि बीच यहाँ पास जो भी हमारे पास ये है क्या कट हो गया ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज हो गया हमारे पास। देखो स्ट्रिप हमारे पास तब दो दो बनती है हमारे पास एक ही फिगर में तब दो बार स्ट्रिप बनती है जब हमारे पास या तो हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ना, अपर लोअर हो गया कि नहीं हो गया। तो या फिर इसको बोलो प्लस माइनस का एरिया आ जाए तब इसी को कोऑर्डिनेट को एक दूसरे भाषा में बोल दें। ठीक है, या तो तब होता है जब हमारे पास ग्राफ बंद हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने कहा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेगी, समझ रहे हो आप? लेकिन हम एक ही को बना के एक ही का एरिया, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है समाप्त करना, तो सबका निकल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ही केवल स्ट्रिप आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे डॉम जो है, जो भी ग्राफ यहाँ शुरू हुआ, ग्राफ यहाँ बंद हो गया, फिर हमारे पास ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके बंद हो गया, तो हमारे पास कहाँ से दो बार शुरू बंद हुआ है ना, तो अलग अलग स्ट्रिप बनेगी। तो जब ग्राफ हमारे पास क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना, कहानी समझ में आई ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिप बनेगी। तो अगर डेफिनेट की बात करते हैं तो एरिया इसका जीरो है। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? ए सी, यानी इसका आंसर ए आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। टोटल आंसर इसका A2 मान लें, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। टोटल एरिया की जनाब अगर हम बात कर लें हमारे पास, जिसको लोग अच्छा टोटल एरिया की बात कर लेना, तो इसको स्टैंडर्ड बुक पता कैसे लिख के देगा? सिग्मा लगाएगा हमारे पास। ठीक है, और लिमिट भी चलेगी। लिमिट कहाँ चलेगी? लिमिट हमारे पास स्टैंड करेगी कहाँ से? एक उस जो भी हमारे पास लिमिट कहाँ से, जैसे ए से लेके बी तक की लिमिट है तो बी तक स्टैंड करेगा। ठीक है, सिग्मा। और कहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे पास? यानी सॉरी एन बराबर 1 से लेके के बराबर कहाँ तक जाएगी उसको पी ले लेना, और जो भी फॉर्मेट चलेगा वो चलेगा, उसको हमारे पास जो भी एरिया आएगा उसको सम अप करना। ठीक है, इस तरीके में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक क्या बताना चाहिए कि जो भी इंटीग्रेशन है वो सिग्मा है, और सिग्मा को तो ऐड करना होता है। लेकिन खैर ये तो थोड़ी अलग से आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, लेकिन इसके हिसाब से कहते हो जनाब कहेगा आप टोटल जो एरिया आएगा ना वो AOC के अकॉर्डिंग आप A1 लगाओगे। आपने बात करी हुई थी जो A2 आपके पास निगेटिव, तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो टोटल आंसर कब आएगा? जब A2 के एरिया मॉड लगा देंगे। ये भी एक अच्छी सी बात है, आप याद रख लो। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेट करके निकलेगा हमारे पास। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना, बाकी तो ऐड करना ही रहेगा। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई? अब हमारे पास जो आपकी बुक में दिया होता है, जो भी आप एनडीए की बुक लेते हो उसमें भी कुछ कहानी कही जाती है, तो उसकी उस बुक को भी हम कहेंगे थोड़ी सी बात करें, सिमेट्रिसिटी की बात करें हमारे पास। जब भी हमारे पास, हालांकि बात तो कर ही चुके हैं, किस पे बात करी हुई थी? जब इवन ऑड पड़ा हुआ था तब। ठीक है, हमने बात करी थी अगर एक्स की वैल्यू, एक्स की डिग्री की बात हो रही, एक्स की डिग्री हमारे पास क्या है? इवन है, इवन। ठीक है, तो जनाब भी कहेगा ग्राफ कैसे बनेगा? सिमेट्रिक किसकी? सिमेट्रिक कब होगा? वाई के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कल को वाई की डिग्री यहाँ पर इवन हो जाती तब क्या सीन रहेगा?
भाई साहब तो ये जाहिर सी बात है, ये एक्स के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पर सिमेट्रिक कहाँ होगा, ये जगह सिमेट्रिक होगा। ये आपके सामने ग्राफ बना दिए गए हैं, ये देखो इस तरीके का। लेकिन कल को आपके दिमाग में भी ये भी आएगा कि आपने ये तो बता दिया एक्स हमारे पास ऑड होगा, तो उसके बाद हम कर चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन इस चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे ना, तो यही रहता है, आप इवन और इवन ही रहता है। लेकिन आपने चलो एक बात तो बता दी साहब, क्या कि आपने एक्स हमारे पास इवन रहेगा तब क्या केस रहेगा, और वाई जब इवन रहेगा तब क्या केस रहेगा। यानी एक्स इवन रहेगा हमारे पास, एक्स की डिग्री इवन रहेगी, सॉरी एक्स की डिग्री इवन रहेगी तो वाई के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, और अगर वाई की डिग्री इवन रहेगी तो एक्स के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा। देखिए आपके दिमाग में एक थोड़ा सा डाउट आया, कल को अगर दोनों इवन हो गए, आपने कहा और तो हो नहीं सकते कोई, ठीक है, लेकिन आपने हमने चलो ऑड नहीं हो सकते ना, लेकिन कल को दोनों इवन हो गए तब क्या केस रहेगा। तो हाँ ये बात आपने कुछ अच्छी कही, तो हमने उसको मान लिया ऑड नहीं हो सकता, लेकिन कल को अगर दोनों की वैल्यू इवन तो हो ही सकती है। और अगर मान लो कल को ना चाहते हुए इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। एक्स ये सिमेट्रिक क्या रहेगा, तो जनाब यहाँ पे इसका ये सिमेट्रिक पता है कब रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का आर स्क्वायर। और ये क्या बवाल है, ये बवाल नहीं भाई साहब, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। जो सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा, ठीक है। ये सर्कल बन जाता है साहब, ठीक है, आ गया हमें समझ में। अब आप क्वेश्चंस कराओ, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हमने काफ़ी ले लिया, ठीक है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन तो कराओ, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन है बस, बाकी आप निकाल लोगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आपको खुद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से देखने हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, बाकी आपके बुक से करने हैं, और कैसे करने ये भी हमने आपको बता दिया हुआ है। 12 की बुक फॉलो करो।